गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पर। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्किन पर। गर्मियों के इस सीज़न में ऑयली स्किन हो जाती है और ऑयली स्किन पर ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। फिर बात करेंगे हेयर फॉल पर। खवातीन को तो हेयर फॉल होता है, लेकिन यंग लड़कों में हेयर फॉल की वजह क्या है, आज इस पर भी बात करेंगे। और कौन से ऐसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट आए हुए हैं जो हम करवा सकते हैं स्किन के लिए, बालों के लिए, आज इस पर बात करेंगे। मेरी आज की गेस्ट है एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सारा रऊफ। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम मॉर्निंग, कैसी सलाम। हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सारा, मुझे ये बताएं, एक्नी हर किसी को होती है, लेकिन ये एक्नी की वजह क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं इसकी वजह क्या है, क्या कॉजेज है जो एक्नी हमारी स्किन पर होती है? अच्छा, एक्ने के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। हाँ। अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। उन हम्म। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से एकदम से एक्ने का बर्स्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या फिर टुवर्ड्स मेनोपॉज़, हाँ। उसमें भी एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। फिर जिन ख़वातीन में पीसीओज़ होते हैं, हम्म। उनको भी एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पीसीओज़ ओके। की वजह से एंड्रोजन्स जो हैं बॉडी में वो ज़्यादा हो जाते हैं जो कि हाँ। मेल हार्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उसकी वजह से हम्म। एक्ने जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, यंग लड़कियों में अब देखा जा रहा है उनको काफी ज्यादा एक्नी होती है। आप मुझे बताएं किस एज ग्रुप में अब ज्यादा एक्नी देखी जा रही है? देखिए, एक्ने के एक कॉज़ नहीं होता, एक वजह नहीं है। एक्ने की काफ़ी सारी रीज़न्स होते हैं। एक तो इसमें हार्मोनल रीज़न हो गया। ठीक है। दूसरा, इट इज़ जेनेटिक एज़ वेल। अगर जेनेटिक, हाँ, जेनेटिक जेनेटिक ओके। एज़ वेल। अगर तो आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में, मदर में या फादर में एक्ने है, तो अनफॉर्च्युनेटली यू आर मोर बच्चों प्रोन में टू भी इट। वो आती है? बच्चों में भी अच्छा। आती है, नॉट नेसेसरीली, हाँ। लेकिन दे आर मोर प्रोन टू इट। तो एक तो ओके। ये हो गया। इसके अलावा डाइट डाइट डाइट। डाइट जो कि आजकल हमारे हाँ। बच्चों में, जैसे कि आप कह रही हैं कि छोटे बच्चों में भी एक्ने हो रही है जो कि प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं। एक तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया जो कि होता है, इम्बैलेंस तो नहीं, फ्लक्चुएशंस। ठीक है। लेकिन उसके साथ उनकी डाइट है, हमारी हाई ग्लाइसीमिक डाइट है आजकल बहुत ज़्यादा। शुगर बहुत ज़्यादा है हमारी हाँ। डाइट में। फिर उसके अलावा हमारी ये जो है जंक जंक फूड। फूड, उसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन जिनकी होती है, देखा जाता है एक्ने के चांसेस इनको ज़्यादा होते हैं, ये ऑयली बिल्कुल, स्किन। बिल्कुल। अब ऑयली होती क्यों है? अब जब ये हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हों या हाँ। फिर डाइट भी हो, ये सब करती क्या है जिसकी वजह से एक्ने होती है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं फेस पे जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक जब है। वो स्टिमुलेट होते हैं तो उनकी वजह से ऑयल, एक तो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हाँ, हुई, हाँ। दूसरे हमारे जो डेड सेल्स हैं वो होते हैं, वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। ठीक है। जब हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ हो जाती है और वो एक्ने, मेन इसका ठीक ये है। वजह होती है। ठीक है। अच्छा, इस एक्ने का ट्रीटमेंट क्या है? इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक्ने की ट्रीटमेंट जो है, देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन, लेकिन सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस। लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल चेंज। चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए ना, पहले तो एक तो बेसलाइन जो कॉज़ है वो हमने देखना है कि क्या है, लेकिन उससे भी पहले लाइफ़स्टाइल चेंज होना चाहिए। मतलब कि अगर तो आपकी डाइट ख़राब है तो आप डाइट को इम्प्रूव करें। अगर वेट ज़्यादा है, पीसीओएस का इश्यू है तो वेट रिड्यूस करें। ठीक है। वेट रिड्यूस होने से एक्ने भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारे हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो भी बेहतर होगा। ठीक है? तो और दूसरी चीज़ ये कि स्लीप, ये स्लीप स्केड्यूल भी हमारा इतना खराब है, यस, एग्ज़ैक्टली, हाँ, उसको क्योंकि बेहतर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्लीप डेप्रिवेशन होती है, वो भी हमारे हार्मोन्स को अफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल। स्ट्रेस हार्मोन को ज़्यादा कर देती है, कॉर्टिसोल को इंक्रीज़ कर देती है। जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो जाता है तो वो भी, उसके एक इफ़ेक्ट ये भी होता है कि वो सेबेशियस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और वो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। तो उसकी वजह से भी एक्ने होती है। तो हमने ये सारी चीज़ें सबसे पहले इम्प्रूव करनी है, लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे आएँगे जो कि काफ़ी सारी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की अगर बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी डन, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, अच्छा। बेंज़ाइल पेरोक्साइड है, ठीक है। रेटिनॉइड्स हैं, ये घर में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए तो फिज़िशियन के पास, एस्थेटिक फिज़िशियन के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सारा, अभी आपने मेंशन किया है रेटिनॉल, ये हम किस एज में यूज़ कर सकते हैं? क्या एज ग्रुप होना चाहिए? कहते हैं कि जो 20 प्लस लड़कियों को
स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप बताइए? अच्छा, रेटिनॉल जो है ये आप किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। अच्छा, रेटिनॉल जो है दिस इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। बेसिकली रेटिनॉल इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड्स। ओके, इसकी और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं जिसमें रेटिनॉल है, रेटिनॉल एस्टर है, रेटिनॉइड्स हैं। तो आप अगर माइल्डेस्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं और अंडर डॉक्टर सुपरविजन स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी स्किन टोन के लिए बेहतर है या हमारी स्किन टाइप कैसी है? अगर किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कैसे पता चलता है कि ये रेटिनॉल उसके ऊपर सूट करेगा? अच्छा, इसीलिए आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसको हाँ, यूज़ यूज़ नहीं नहीं करना। करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपने। ठीक देखिए, है। रेटिनॉल जो है बेसिकली ये क्या करता है कि ड्राइज़ आउट द स्किन। स्किन के जो हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी टर्नओवर को भी इंक्रीज़ करता है और स्किन को ड्राई आउट भी करता है। सेबेशियस ग्लैंड्स को ठीक है। में से ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। अच्छा, स्किन टाइप बेसिकली इतना मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आप रेटिनॉल यूज़ कैसे करें। अब रेटिनॉल जब आपने स्टार्ट करना है, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने माइल्डेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है, माइल्डेस्ट स्ट्रेंथ से स्टार्ट करना है। ठीक है। दूसरा, आपने बिल्कुल पी साइज़ अमाउंट से स्टार्ट करना है। और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ इट जस्ट वन्स अ नाइट पर वीक। तो आपने इतना उसको स्लो स्टार्ट करना है क्योंकि यू हैव टू मेक योर स्किन गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, तो पहले आपने 1 टू 2 वीक्स 1 नाइट पर वीक स्टार्ट करना है, फिर उसके ठीक है, बाद आफ्टर 2 वीक्स आपने यू कैन डू इट फॉर 2 नाइट्स पर वीक एंड देन ठीक यू है, हैव टू बिल्ड इट अप ग्रेजुअली। ठीक है। तो उससे अगर कोई भी स्किन टाइप हो, आपकी बेशक ऑयली है या ड्राई है, इट डज़न्ट रियली मैटर। आपने ये देखना है कि आपको कैसा सूट कर रहा है। अगर 1 नाइट पर वीक में भी आपकी स्किन और ड्राई हो रही है, हाँ, देन यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू इट लाइक दैट फॉर प्रोबेबली अ मंथ। तो आपने ये चीज़ देखनी है। हुँ। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दें। इसको डायरेक्टली हम फेस पर लगा सकते हैं या कॉटन बड्स के साथ लगाना चाहिए? और पहले क्या करना चाहिए? फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा देना चाहिए, उसके बाद ये रेटिनॉइल जो है यूज़ करना चाहिए या पहले? कुछ स्टेप्स बता दें ताकि जो हमें देखने वाले हों। बिल्कुल। अच्छा मरियम, इसमें होता ये है कि अगर तो आप किसी ऐसे आपके पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल नया अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने पहले हाँ, कभी पहली रेटिनॉल दफ़ा स्टार्ट यस नहीं किया, एग्ज़ैक्टली हाँ, तो उनके लिए जो सिंपल स्टेप्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले तो दे हैव टू डू क्लेंजिंग। क्लींजिंग क्लेंजिंग करने के बाद एंड यू हैव टू यूज़ इट एट नाइट टाइम, रात को करना है। ठीक है। क्लेंजिंग के बाद अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर एक्सट्रीमली ड्राई है, देन अप्लाई मॉइस्चराइज़र फर्स्ट एंड देन अप्लाई रेटिनॉल। और रेटिनॉल कैसे अप्लाई करना है? जस्ट अ पी साइज़ अमाउंट। ठीक है, That will be for your entire face, not pea size amount here and here and here and here, वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक तो है। pea size amount just for your entire face और उसके बाद you can moisturize again. तो this is a sandwich ओके, method. हाँ, This is a sandwich method. तो ठीक है। ये जो स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए this is effective. और आपने बताया है ये रात में लगाना चाहिए। रात में करना। ठीक। और उसके साथ आपने दिन में सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि स्किन ज़रा सेंसिटिव हो सन जाती है। ब्लॉक की तरफ भी आते बिल्कुल। हैं। ये सनस्क्रीन बहुत बड़ी डिबेट है, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये कब लगाना चाहिए और किस एज में हमें शुरू कर देना चाहिए। मुझे पहले आप ये बताएँ डॉक्टर साहिबा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख़वातीन को तो होता है, आज हम डिस्कस करते हैं पर लड़कों में हेयर फॉल की वजह क्या है ये? अच्छा, हेयर फॉल जैसे आपने कहा है डेफिनिटली इट्स वेरी कॉमन इन वुमेन एंड इन मेन एज़ वेल। अब लड़कों की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं काफ़ी अच्छा, हद तक। इसमें भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इसमें भी ठीक जेनेटिक है। फैक्टर्स होते हैं। अगर तो उनके फादर, मदर या फैमिली में काफ़ी लोगों के बड़ी जल्दी एज में बाल चले गए, हाँ, तो तो बच्चों की भी अच्छा, लाइक्लीहुड यही है कि ओके, उनके भी चले जाएँगे। अच्छा, बिल्कुल, जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हुँ, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो डायरेक्ट कहते हैं हमें पीआरपी कर दें, एक्सोसोम्स कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन दे डोंट वांट टू गो फॉर ब्लड टेस्ट व्हिच इज़ द इनिशियल स्टेप। ब्लड टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ किस तो चीज़ नहीं की है, डेफिशिएंसी विटामिन है? डेफिशिएंसीज़ तो नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर विटामिन डी, विटामिन बी12, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। ये 5 जो हैं ये ज़रूर चेक करने हैं किसी की भी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करने से ठीक पहले। है। तो डेफिशिएंसी ऑफ दीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हेयर फॉल कॉज़ करती है। और आपको पता है कि आप जैसे कह रही हैं कि यंग एज में भी हो जाता है बॉयज़ में, अब आप उनकी डाइट चेक करें। हुँ, आजकल बच्चे क्या खा रहे हैं? जंक फूड उनको चाहिए, बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड उनको चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ उसकी वजह से हो रही हैं। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉल तो होगा।
फिर इसके अलावा समटाइम्स दे हैव सम इश्यूज इन द स्कैल्प एज वेल, ओवर ड्राइनेस, ओवर डैंड्रफ की वजह से भी ठीक है, हेयर फॉल की वजह हेयर फॉल होता है, बिल्कुल। अब एक कंडीशन है जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इट इज ठीक। बेसिकली बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ अ फंगस विच इज मैलिसीजिया। अब उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अब जब तक उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हेयर फॉल जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। हम अगर किसी एस्थेटिक क्लिनिक में चले जाएँ, तो पहले से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी ने अगर टेस्ट लिख के दिया हो कि ये टेस्ट पहले करवाएँ, उसके बाद हमारे पास आएँ। आई कांट कमेंट इन एनी अदर्स। चलिए छोड़िए डॉक्टर साहब और बात करते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, हेयर फॉल? अच्छा, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको रूल आउट करें। तो सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करें। ठीक है। ब्लड टेस्ट में जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी उनको सप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद डाइट इम्प्रूव करेंगे। डाइट इज द परफेक्ट, मेन हाँ। फैक्टर। डाइट इम्प्रूव करेंगे, डाइट भी इम्प्रूव होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ही इम्प्रूव हो गई, ठीक है। देन वी कैन गो टू क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। अब हाँ। क्लिनिक में हम क्या कर सकते हैं? क्लिनिक में वी कैन स्टार्ट विद पीआरपी। डू यू नो व्हाट पीआरपी इज? देखें, पीआरपी हर एग्ज़ैक्टली। किसी को आजकल आपका पता है। ब्लड लेते हैं, उसके साथ बिल्कुल, फिर वो कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो करते हैं ऐसा और ही ये है। काफ़ी पेनफुल होता है, जहाँ तक मुझे पता है ये। नहीं, इट्स नॉट दैट पेनफुल। नमिंग करके करते हैं हाँ। और नमिंग इंजेक्शंस भी लेकिन होते वही हैं। इंजेक्शंस के साथ ही बिल्कुल। करनी होती है, डर लगता है कि पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन नहीं, इसके नहीं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नहीं, नहीं, इसके पीआरपी के? पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। इट्स एक्चुअली वेरी गुड ट्रीटमेंट। लेकिन पीआरपी का इफ़ेक्ट इस पे डिपेंड करता है कि जो पीआरपी करवा रहा है, हाउ हेल्दी इज़ दैट पर्सन। ओके। क्योंकि पीआरपी भी तो आपके अपने ब्लड से ही हो ब्लड रहा है। से हो रही बिल्कुल। है। तो अगर आपके ओके, ब्लड में डेफिशिएंसीज़ हैं, हाँ। तो फिर वो कितना ही इफ़ेक्टिव होगा। बहुत अच्छी बात की है ये तो पता ही नहीं होता। फ़ौरन ब्लड दे देते हैं और उसके बाद बिल्कुल। प्रोसीजर स्टार्ट कर बिल्कुल, देते हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को रूल आउट करना है, ठीक है, उनकी सप्लीमेंटेशन करनी है, उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। एक तो पीआरपी हो गई, ठीक है। इसके अलावा वी कैन डू मेसोथेरेपी एज़ वेल। मेसोथेरेपी मेसोथेरेपी, होती है मेसोथेरेपी सीरम्स के क्या? साथ। ओके, सीरम्स के इसमें साथ। सीरम्स होते हैं जैसे कि बायोटिन, प्रोकैपल, रिडेंसिल। इन सीरम्स के साथ वी इंजेक्ट दीज़ सीरम्स इन स्कैल्प एज़ वेल। अच्छा, ये मेसोथेरेपी बालों के लिए है सिर्फ? जी, बिल्कुल। ये मेसोथेरेपी बालों के लिए है, वैसे हम मेसोथेरेपी फेस के लिए भी करते हैं, बट दिस वन इज़ स्पेसिफिकली फॉर द हेयर। ओके, इसके ठीक है, अलावा ठीक है। एक्सोसोम्स कर सकते हैं। अब आपको पता है एक्सोसोम्स आर सो यस, फेमस दीज़ डेज़ फेमस एज़ वेल एंड दे आर वेरी इफेक्टिव एज़ काफ़ी वेल। सेलिब्रिटीज़ करवा रही हैं अभी। बिल्कुल ऐसे ही। एग्ज़ैक्टली। तो दे आर वेरी इफेक्टिव, दे कैन बी डन एज़ वेल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, नो ट्रीटमेंट इज़ अ मैजिक सॉल्यूशन। अब अगर आपने या किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट करवानी है तो दे नीड टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। 3 to 4 sessions of any treatment is needed, along with the supplementation and diet improvement. Definitely, they'll see good results, but they have to stick to the plan that the doctor gives them. ठीक है। ये पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग, ये हमारी स्किन के कोलेजन को किस तरह इम्प्रूव करती है? और अगर इनके बगैर हमें स्किन का कोलेजन इम्प्रूव करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ये जो कोलेजन का जो क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज़ डेज़। इट्स वेरी ट्रेंडिंग दीज़ डेज़ एज़ वेल। एग्ज़ैक्टली, हाँ। कोलेजन का काफ़ी ज़्यादा आजकल है कि खाने के लिए भी और द बूस्टर्स हाँ, एज़ वेल एंड ऑल ऑफ एग्ज़ैक्टली, दोज़ थिंग्स। हाँ। डेफिनिटली इसमें अगर हम पहले तो सिर्फ स्किन के लिए आपने जैसे बात की है माइक्रो नीडलिंग की, जी, उससे भी पहले अगर हमने अपनी स्किन का कोलेजन इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो वी शुड इम्प्रूव आवर डाइट। राइट, लाइफ़स्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। पूरा डाइट इम्प्रूव करनी है। अब कोलेजन की स्टिमुलेशन के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए? जिसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन सी हो, ठीक है। विटामिन ई हो, फिश, चिकन, बोन ब्रॉथ, हाँ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ें दे वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप रेगुलरली अपनी डाइट में रखें। प्रोसेस्ड फूड जो है उसको आप अवॉइड करें, हाँ, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, इट कॉजेज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द स्किन, ठीक है। जिसकी वजह से जो कोलेजन आपका होता है उसकी जो स्टिमुलेशन होनी होती है वो नहीं होती, सिंथेसिस जो होती है उसकी स्लो डाउन होती है। तो प्रोसेस्ड ठीक फूड इज़ नॉट गुड फॉर कोलेजन। ठीक है। बाकी डाइट इम्प्रूव करें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जैसे आपने कहा माइक्रो नीडलिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज़ वेल। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और होता उसमें ये है कि माइक्रो मीन्स टाइनी, ठीक है। नीडलिंग मीन्स पंक्चरिंग द स्किन विद नीडल्स। ओके, तो हाँ, करते हम ये हैं कि वी पंक्चर द स्किन इन कंट्रोल्ड कंडीशंस विद वेरी टाइनी नीडल्स, और उनकी डेप्थ को भी हम कंट्रोल करते हैं कि वो कितना स्किन में जा सकती हैं ठीक नीडल। है।
तो जब हम ये करते हैं, आप देखें कहीं पे भी इंजरी होती है तो वो हील होती है, यस, तो वही हमने करना है, माइक्रो इंजरीज करके स्किन को हमने हील ठीक है। कराना है और कोलेजन की स्टिमुलेशन करनी और इनके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? एक सेशन से तो फर्क नहीं पड़ता, है एक कहते सेशन हैं से तो 6 सेशंस लेंगे उसके बाद जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यूजुअली 3 to 4 सेशंस एवरी 3 to 4 weeks, ओके, 3 to 4 ठीक है, sessions are needed. उसके बाद you can have some maintenance sessions maybe every 4 to 6 months, one session every 4 to 6. ठीक है। अच्छा, ये सेशंस मेल भी लेते हैं ना, ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हैं जी ज़्यादातर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स मैंने करवाते हुए क्रिकेटर्स को देखा है। और फिर बात करते हैं हम सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका फेस अगर हम देखें विदाउट मेकअप, फिर हम्म, मेकअप में देखें, बहुत डिफरेंस नज़र आता है। और ये सारा राज़ जो है ट्रीटमेंट्स इनके जो करवा रहे होते हैं ये। मुझे बताएँ, अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊँ, आप मुझे बताएँ कि इन्होंने कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं? जैसे माहिरा खान है, जैसे हानिया आमिर है, इनकी स्किन इतनी ग्लोइंग है और विदाउट मेकअप ही ये लोग अच्छे लग रहे होते हैं। ये लोग कौन-सा ट्रीटमेंट करवाते हैं और ये ट्रीटमेंट क्या एक्सपेंसिव होते हैं? अच्छा ट्रीटमेंट्स टू अ सर्टेन डिग्री दे आर एक्सपेंसिव, दैट डिपेंड्स ऑन आप कौन सी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। अब हानिया आमिर जो है उनका, जो चीज़ मैंने सबसे पहले नोट की थी दैट हाँ, वाज हर लिप फिलर्स। लिप फिलर, लिप फिलर यस। थे और काफ़ी सटल हैं, दे लुक वेरी नाइस व्हिच इज़ हैड सम लिप फिलर्स डन। उसके अलावा उनकी थोड़ी-सी जॉ कॉन्टूरिंग भी हुई हुई है, जॉ वो भी कंटूरिंग भी, जॉ कॉन्टूरिंग फिलर के साथ। ठीक है। और जो उनका है फेस, दैट इज़ वेरी नाइस एज़ वेल, आपको पता है इट लुक्स वेरी फ्रेश एंड हुँ। एवरीथिंग। उसके लिए स्किन बूस्टर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, वो कैसे होते हैं? स्किन बूस्टर्स दे बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा सामन डीएनए, पीडीआरएन, हाँ, ये वाले स्किन बूस्टर्स होते हैं जो कि कोलेजन की स्टिमुलेशन करते हैं, स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, ग्लो देते हैं, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे होते माहिरा खान की इतनी एज है, हैं। हुँ। लेकिन अभी भी उनकी स्किन इतनी अच्छी लग रही होती है। एक तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है और सप्लीमेंट्स भी ये लोग लेते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं ये। ये लोग कौन-सा ट्रीटमेंट करवाते हैं? और आजकल कौन-सा लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया हुआ है? पीआरपी की तो हमने बात कर ली, माइक्रो नीडलिंग की भी हमने बात कर ली और अभी आपने जो मेंशन किया, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बताएँ जिनका हमें नहीं पता, ये जो सेलिब्रिटीज़ करवाती अच्छा, आजकल ऐसी कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है जिनका आपको ना पता हो, सारी ट्रीटमेंट्स दे आर आउट इन द एग्ज़ैक्टली, ओपन। हाँ, ये तो है, लेकिन जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स हैं आजकल, सबसे पहले तो है, ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग में सबसे पहले तो एक्सोज़ोम, दे एक्सोज़ोम। आर फॉर द हेयर एंड फॉर द फेस। ओके, ये दे कितना एक्सपेंसिव है ये? अच्छा, एक्सोसोम्स की कॉस्ट जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि एक्सोसोम्स जो हैं वो इम्पोर्ट कहाँ से। बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोसोम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर अमेरिकन डिराइव्ड एक्सोसोम्स होंगे तो वो उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। अगर कोरियन डिराइव्ड एक्सोसोम्स होंगे तो उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। और उसके अलावा ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने बिलियन ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक जो है। जो नॉर्मली ट्रीटमेंट्स हम करते हैं दे आर यूजुअली 5 बिलियन, 10 बिलियन एंड 40 बिलियन। तो कॉस्ट भी इसी ये लिहाज से वेरी करती अच्छा, मेल्स की बात करते हैं, जैसे फवाद खान है, उसकी काफ़ी एज है अब, लेकिन उनका फेस अभी भी यंग लगता है। ये लोग कौन से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं? है। देखिए, एक तो इनकी रिंकल्स ना होने की मेजर वजह तो बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स, बोटॉक्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर एंड लॉट ऑफ पीपल गेट इट डन। और जो हमारे जो डायनामिक रिंकल्स होते हैं, जो कि हमारे एक्सप्रेशंस के साथ आते हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ के, हर किसी के आते हैं एज के साथ, उनको सिर्फ बोटॉक्स से ही रोका जा सकता है। ओके, तो बोटॉक्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गेट्स डन। ठीक है, उसके अलावा फिलर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और मेल्स में भी फिलर्स हो सकते हैं। मेल्स में भी ठीक फिलर्स है, होते हैं। ठीक है, उनकी जॉ कॉन्टूरिंग करने के लिए, उनकी बाकी जहाँ पे भी उनको इश्यू है, इवन चिन के लिए भी, देयर आर लॉट्स ऑफ फिलर्स दैट कैन बी डन फॉर मेल्स एज़ वेल। उसके अलावा उनकी स्किन, स्किन जो है वो क्यों इतनी अच्छी लगती है? अगेन माइक्रो नीडलिंग, स्किन बूस्टर्स, एक्सोसोम्स। अच्छा, ये जो इतने सारे ट्रीटमेंट्स आप मुझे बता रही हैं, ये कब-कब करवाने चाहिए? और कितना गैप लेना चाहिए? अगर आप पीआरपी भी करवा रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग भी करवा रहे हैं, फिलर्स भी करवा रहे हैं, बोटॉक्स भी करवा रहे हैं, इसमें कितना गैप होना चाहिए? कितने अरसे बाद ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? जैसे देखिए, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। वो तो आपका डॉक्टर ही बताएगा कि कौन-सी ट्रीटमेंट जो है वो किसको चाहिए। अगर तो किसी को, लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कस द बोटॉक्स। अगर किसी को बोटॉक्स की ज़रूरत है और वो फर्स्ट सेशन ले लेते हैं, तो द नेक्स्ट सेशन इज़ यूजुअली नीडेड आफ्टर 4 मंथ्स। ये तो हो गया बोटॉक्स का। ठीक है। अगर हम माइक्रो नीडलिंग का कहते हैं, माइक्रो नीडलिंग का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुँ, था। इसके अलावा अगर आप एक्सोसोम्स की बात करें, तो एक्सोसोम्स के जो सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर यूजुअली रिकमेंडेड। ठीक है, मतलब कि जहाँ से आप उनको ले रहे हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, व्हिच आर सर्टिफाइड वेंडर्स,
ठीक है। दे यूजुअली गाइड कि आपको किस तरह से सेशंस प्रोवाइड करने हैं और कितने देने हैं। और जिस तरह से हम लोग देते हैं, दे रेंज बिटवीन 1 मंथ टू 3 मंथ्स। शुरू में आपने एक सेशन दे दिया, देन द नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर अ मंथ टू 3 मंथ्स, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक्सोसोम्स के सेशंस यू डोंट नीड देम रेगुलरली, पीआरपी की तरह नहीं होता, उसके काफ़ी क्योंकि ये कम। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है इसलिए। एग्ज़ैक्टली, इट्स हाँ, अ लॉट एक्सपेंसिव एज़ कंपेयर्ड टू पीआरपी, जी, लेकिन उसी लिहाज से फिर उसके सेशंस भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है। एक्सोसोम्स का ट्रीटमेंट हमें 20s की एज में करवाना चाहिए, 30s प्लस एज में? देखिए, एक्सोसोम्स के ट्रीटमेंट 20s की एज में तो मेरे ख्याल में किसी को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। 20s की एज में तो सिर्फ प्रिवेंशन होनी चाहिए। ओके, और प्रिवेंशन में क्या होता है, आपने सन ब्लॉक लगाना है, आप कुछ सीरम्स स्किन टाइप के लिहाज से सीरम्स यूज़ कर लें, और आप अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करें। ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स एनी ट्रीटमेंट गो इन फॉर देयर ट्रीट 20s। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर उसके हुँ, अलावा उनको किसी को कोई इश्यू है, देन दैट कैन बी ट्रीटेड। लेकिन देयर इज़ नो रिकमेंडेशन कि आप इतनी यंग एज में आप बोटॉक्स भी करा लें, आप फिलर्स भी करा लें। आई डोंट थिंक दैट्स तो पता भी चल जाता है कि इसने रिकमेंडेड। बोटॉक्स करवाया हुआ है, इसने फिलर्स करवाए हुए हैं, वो आइडिया हो जाता है ना? देखिए, वो डिपेंड करता है कि फिर आप कहाँ से करवा रहे हैं, क्योंकि इवन हाँ, बोटॉक्स कैन बी डन सो सटली कि एक तो आपके रिंकल्स भी चले जाएँ और आपकी एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी ख़त्म ना हो, हाँ, तो वो इतना पता नहीं चलता। ठीक और फिर फिलर्स भी जो हैं, दे डोंट नीड टू बी आउट देयर, मतलब कि इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि सबको पता चले कि आपने इधर भी फिलर कराया, आपने उधर भी कराया। दे देयर नीड्स टू बी जस्ट अ सटल चेंज, जो कि आपको अच्छा लगे। ठीक है। निदा यासिर हमारी एक फेमस होस्ट है, मॉर्निंग शो की होस्ट है। आपने उनका फेस देखा होगा, आपको क्या लगता है उन्होंने फेस पर क्या-क्या करवाया? निदा यासिर डेफिनिटली हैज़ हैड लॉट्स ऑफ फिलर्स डन। फिलर्स? उन्होंने फिलर्स करवाए हुए हैं। उनका तो अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखें और अब की देखें, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और अभी उन्होंने फिलर्स जो हैं उनके, आई एम नॉट सेइंग इट दे लुक बैड, दे लुक वेरी नाइस, बहुत अच्छे लगते हैं उनके फिलर्स। लेकिन डेफिनिटली शी हैज़ हैड फिलर्स डन, और उसके साथ क्योंकि उनकी स्किन इतनी अच्छी है, तो डेफिनिटली शी इज़ हैविंग दीज़ अदर ट्रीटमेंट्स एज़ वेल, जो कि हमारे बायोस्टिमुलेटर्स हैं, पीडीआरएन है, डेफिनिटली शी इज़ हैविंग डन एज़ वेल, परफेक्ट। माइक्रोनीडलिंग हुँ, परफेक्ट, परफेक्ट। एंड बोटॉक्स। बोटॉक्स, यस। अब बात करते हैं हम सनस्क्रीन के ऊपर। कितना एसपीएफ होना चाहिए? एसपीएफ 30, एसपीएफ 40 या एसपीएफ 50? किस स्किन टोन पर कौन-सा सूट करता है? स्किन कैसी है? स्किन टाइप कैसी है? हमें पता नहीं चलता। और सबसे पहले मुझे ये बताएँ, अब सनस्क्रीन लगाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग सर्दियों में लगा लेते हैं, गर्मियों में ज़्यादा नहीं लगाते लोग, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली होती है, ऑयल आ जाता है तो वो लोग नहीं लगाते। अब हमने इतने कैमराज़ और लाइट्स हमारे आगे हैं, ये जितनी बिल्कुल, लाइट्स लगी हुई हैं, ये भी हमारी स्किन को अफ़ेक्ट कर रही हैं किसी तरह से। बिल्कुल। इनकी वजह से भी स्किन पे इफ़ेक्ट होता है। यूवी एक्सपोज़र की वजह से होता है, लाइट्स की वजह से होता है, इवन आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है इसकी वजह से होता है। इसमें जो जी, ब्लू लाइट होती है, इसी वजह से काफ़ी फ़ोन्स में ब्लू लाइट फ़िल्टर भी लगा हुआ है। ठीक है। जो लोग घर में अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं काफ़ी हाँ, ज़्यादा, उसकी एक्सपोज़र की वजह से भी होता है। तो एक तो हमारी एजिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, हुँ, फिर हमारी पिगमेंटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो सन ब्लॉक, सनस्क्रीन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और ये हर एज में होता है, टीनेज से स्टार्ट कर दें। टीनेज से स्टार्ट कर। टीनेज से स्टार्ट कर दें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा था कि टीनेज में प्रिवेंशन होनी चाहिए, बाकी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सनस्क्रीन। आजकल तो टिंटेड सनस्क्रीन चल रही हैं और आपको ज़रूरत ही नहीं है मेकअप की। आप वो बिल्कुल, लगा लें बिल्कुल, और आप यू आर रेडी टू गो। बिल्कुल। और ये टिंटेड सनस्क्रीन्स जो हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू, स्पेशली जिन लोगों की हाइपर पिगमेंटेशन हो या फिर जिनको मेलास्मा हो, उनके लिए टिंटेड सनस्क्रीन्स आर वेरी गुड। उनमें आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि दे गिव अ वेरी गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीबी रे। ऑयली स्किन वालों को भी लगाना चाहिए और ड्राई स्किन वालों को। हर डेफ़िनिटली, स्किन टाइप को हर स्किन लगाना टाइप को चाहिए। लगाना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो देन नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन। अक्सर लोग कहते हैं हम लोग भूल जाते हैं सनस्क्रीन लगाना, बाकी हर चीज़ कर लेते हैं, सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं ये। अच्छा, अब हमें बताएँ, हम अपनी स्किन को किस तरह से पूरे दिन में प्रेपरेशन इसकी कर सकते हैं? इसको स्किन को सही तरह से किस तरह प्रेप करना चाहिए? पहले क्लींजिंग करनी चाहिए, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए या उसके बाद सनस्क्रीन लगानी चाहिए, फिर मेकअप अप्लाई करना चाहिए? ये जो स्टेप्स हैं हमें बता दें। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो सबसे कॉमन इज़ क्लेंजिंग, वो तो करनी ही करनी, ठीक है? बेशक आप, अगर हम इफ यू आर टॉकिंग हुँ, अबाउट द मॉर्निंग रूटीन, हुँ, तो सबसे पहले क्लेंजिंग है। फेस वॉश करके, क्लेंज़ करके, उसके बाद इफ यू हैव ड्राई स्किन, देन यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइज़र। हाँ, अगर तो आप कोई और सीरम्स यूज़ नहीं कर रहे, हाँ, तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सीरम्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें विटामिन सी सीरम हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, काफ़ी सारी और चीज़ें हो गई, एज़िलिक एसिड हो गया। हुँ, अगर तो वो नहीं कर रहे,
तो दे कैन जस्ट मॉइस्चराइज, ठीक है। वरना फिर मॉइस्चराइजर से पहले सीरम्स यूज करें। ओके। तो क्लेंजिंग, सीरम्स, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, ये एंड पे सनब्लॉक। एंड पे सन। परफेक्ट। डॉक्टर सारा, मुझे ये बताएं, ये जो लोग स्टेरॉइड्स क्रीम्स लगाते हैं, इनके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? अच्छा जी, मेडिकेटेड क्रीम्स जो है इतनी अब ज्यादा मार्केट्स में आ गई हैं, 5 दिनों में रंग गोरा कर तो देती हैं ये, लेकिन इनके बाद में कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बताएं। बहुत खराब है स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा। इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, मरकरी होती है जो कि स्किन को बिल्कुल थिन कर देती है और स्किन में हमारी ब्लड वेसल्स भी विजिबल हो जाती हैं। स्किन की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है और आपको 5 दिन में तो ये गोरा कर भी देती हैं। लेकिन जब आप जैसे ही छोड़ते हैं तो स्किन की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको फिर वापस रिकवरी की तरफ लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब ठीक है। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो इसी तरह से पता चल दिखते ही पता चल जाता है हाँ। कि दे हैव यूज्ड स्टेरॉइड क्रीम। लेकिन कभी मान जाते हैं, कभी नहीं भी मानते। दे वेरी, वेरी बैड। आपने कोई भी क्रीम इस तरह की नहीं यूज़ करनी, बिल्कुल भी, दूर भागें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने बात की स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर, कौन से ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं, कौन से करवाने चाहिए। और पहले ये ट्रीटमेंट्स जब ये नए नए आए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये हर क्लिनिक ने आसानी से आप ये ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं ये। डॉक्टर सारा, अगर किसी ने आपकी क्लिनिक में आना हो, वो किस तरह आ सकता है? अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दें या अपनी कोई प्रोफाइल बता दें जो हम अपने प्रोग्राम में चला दें। जी, मेरा क्लिनिक डीएचए फेज़ 8 कमर्शियल ब्रॉडवे लाहौर में है, तो इफ यू समबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट दे कैन ईज़िली। और दूसरा नंबर भी है, तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें, अपॉइंटमेंट उस पे भी ईज़िली मिल जाती है। परफेक्ट। आज एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता चली है, हम लोग ट्रीटमेंट्स तो करवा रहे होते हैं और एजिंग बहुत जल्दी आजकल फीमेल्स में आ रही है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। डाइट, एक्सरसाइज ये करें, इससे आपको इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। और आई गेस 30 या 40 प्लस की जो ख़वातीन हैं उनको जाना चाहिए। आजकल यंग लड़कियां ये ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं। आई थिंक अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा हो, अगर आपकी डाइट अच्छी हो, तो आप ऐसे ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है आपको एजिंग बहुत जल्दी आ रही है, आप डॉक्टर सारा से राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।